हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस सेशन में। आइए, आपके लिए एक बहुत खुशखबरी है, बहुत खूबसूरत सी न्यूज है कि जो आपका रेलवे का अगला ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन तो बहुत पहले से था, लेकिन आज हमको ये जानना है कि इसके फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो रहे हैं। और अब अगर आपका पिछले वाले में सही से एग्जाम नहीं हुआ है, चीजें आप बेहतर नहीं कर पाए थे, तो परेशान मत होइए। एक बार फिर से आपको मौका मिला है इस नौकरी में या फिर यहां तक पहुंचने का, अपने सपनों को साकार करने का। तो अब की बार बस एक काम करिएगा, कोई गलती मत करिएगा, सही से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। और उस तैयारी से पहले की जो प्रक्रिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आप पेपर देने से पहले ही बाहर हो जाते हैं, यानी कि जो आपका फॉर्म है, फॉर्म भरने से संबंधित आपको कुछ समस्याएं आती हैं, उनके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें हैं इस रेलवे के जो नए नोटिफिकेशन में, किस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या आयु की सीमा है, आपको कौन सा अपना डॉक्यूमेंट्स है जो उसको सबमिट करना है, उसकी डेट क्या होनी चाहिए। ये जो बहुत महत्वपूर्ण सी बातें होती हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहली बात क्या है, रेलवे ग्रुप डी ने अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जिसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इससे पहले 21 जनवरी से स्टार्ट करना था। वो डेट अब आपकी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। अब आप इस फॉर्म को 31 जनवरी से भर सकते हैं, जिसका जो कुल पद है इसमें लगभग 22,000 है। ध्यान रखिएगा, पदों की संख्या मैं ये कह सकता हूं कि कम नहीं है, ठीक ठाक पद हैं। 22,000 पदों पर जो है रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो देखो, जब सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है, आप ध्यान रखेंगे कि वो 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी और 2 मार्च 2026 तक ये चलेगा। क्यों? क्योंकि फरवरी में दिनों की संख्या कम होती है, इसलिए आपको कुछ 1-2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये एक्स्ट्रा नहीं है, पूरे लगभग 1 महीने का समय दिया गया है, इसलिए आपका फॉर्म मार्च तक जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, 31 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये रहा आपका जो नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। अब क्या है, इसमें आपको बताया गया है कि जो पोस्ट हैं उसके बारे में क्या है, इनिशियल पे एज ऑन। अब एज क्या है, 1 जनवरी को 2026 को आप 18 साल के हो चुके हों, और 1 जनवरी 2026 को 33 साल से ऊपर ना हो आप। 33 ईयर से आपकी एज कम होनी चाहिए। तो जो आयु की योग्यता है वो कितनी है, आयु की योग्यता आपकी 18 से 33 है। ये टेनेटिव वैकेंसीज हैं, ये लगभग 22,000 हैं। मतलब ये है कि आपकी वैकेंसीज 22,000 से ज्यादा भी आ सकती हैं। तो बड़ा खुशखबरी सी है। ठीक है, तैयार रहिए, एक बढ़िया मौका आपके पास है, जिससे आप एक बार फिर से अपनी जो नौकरी की ख्वाहिश उसको पूरा कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, ऑनलाइन ओपनिंग की आपको पता है, पहले डेट मैंने बताई क्या थी, एज एडवर्टाइज्ड 21 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन इसको रिवाइज्ड कर दिया गया है। अब आप 31 जनवरी 2026 से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और कब तक, 2 मार्च 2026 तक रात को 11:59 से पहले अगर आप अप्लाई कर देंगे, बाकी इतना वक्त मत लीजिएगा, ठीक है, उससे पहले अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं जिनका आप विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, उम्र है कितनी, न्यूनतम आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या है, 33 ईयर्स होनी चाहिए। विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके लिए प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो यहां पर कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे या फिर होंगे, हर तरह के होंगे। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने एक बार 2025 में किसी ना किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रखा है या उससे पहले रेलवे के किसी एग्जाम को दिया होगा, तो उनका लॉगिन पहले ही हो चुका है। क्या हो चुका है, उन्होंने लॉगिन कर रखा है। उसके लिए क्या करना है, आपको लॉगिन के लिए पूछता है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं क्या, और अगर रजिस्टर्ड हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे आपका आधार लिंक होगा। तो क्या करेंगे, जैसे ही डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में खुलकर आता है, आपको एक ओटीपी दे देता है आधार कार्ड वाले नंबर पे। तो सबसे जरूरी एक चीज और है, जो नंबर आपका आधार कार्ड में अटैच है वही नंबर लगेगा, ये विशेष बात है। ठीक है, अच्छा, और जिनके पास कुछ नहीं है, सबसे पहले उनके लिए यही है कि वो अपना नया लॉगिन करेंगे, नया मोबाइल नंबर, फिर आधार कार्ड भी उनका नया होगा। क्यों, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा ये बात। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि भैया आज फोटो, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर,
ये 3 चीजें आपको इस पूरे के पूरे प्रक्रिया से सदैव सदैव के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देंगी। मतलब आप एग्जाम देने से पहले ही फेल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फॉर्म भरा नहीं है तो पेपर ही नहीं दे पाओगे, तो मतलब क्या है, तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है, सबसे पहला जो पड़ाव है, उसको पार करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या है, आपकी जो फोटो है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, आप कैप ना लगा रखे हो, आप ऐसा ना हो क्या बोलते हैं कि बड़ा हैवी सा चश्मा लगा लें, चश्मा लगाना ही नहीं कुल मिला के। ठीक है, और ऐसे बड़े बड़े बाल ना रख लेना कि एकदम बाल यहां तक आ गए, आंख बंद हो गई तुम्हारी। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। तो बहुत शालीन तरीके से आपकी फोटो होनी चाहिए। फोटो की वजह से अगर आप रिजेक्ट हो गए, अब सोचो क्या बोलते हैं, आप फॉर्म भर के आते हैं और आप तैयारी में एकदम लगे हुए थे, और एग्जाम देने से पहले पता लगा आपको वहां से इसलिए डिबार कर दिया गया है, बोले कि तुम फोटो अच्छी नहीं खिंचाए थे। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को आप सहूलियत से भरेंगे पूरे पूरे फॉर्म को। तो क्या है, फोटो होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, चश्मा नहीं अलाउड है, और ना टोपी यानी कि कैप भी नहीं लगानी आपको। अब जो सिग्नेचर है, इसकी तो एकदम बिल्कुल नोटिस जारी करनी पड़ती, किसको, आरआरबी को। उसने बताया था कि अगर आप कभी भी सिग्नेचर कर रहे हैं तो सिग्नेचर करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्या, कि आपका सिग्नेचर रनिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिग्नेचर करूं तो ऐसे लिख दूं, कैसे पता लगा सिग्नेचर करने जा रहे हैं तो ऐसे लिखे चले आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आपको सिग्नेचर करना है तो रनिंग में करना है, इस तरह से आप अपना सिग्नेचर करके आएंगे, जाकर के जो भी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप अपना सिग्नेचर करिए। तो सिग्नेचर क्या है, रनिंग हैंड में होना चाहिए, ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। कई बच्चे इस प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। अगर आपका सिग्नेचर इस तरह का है, आप आउट हो जाएंगे, मतलब पेपर ही नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या है, सिग्नेचर, फोटो, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर। मैंने बताया वही मोबाइल नंबर आपका लगेगा जो आपने क्या बोलते हैं आधार कार्ड से लिंक कर रखा है, क्योंकि ओटीपी वगैरह वहीं आएगी। फिर दूसरा क्या है, आपको एक बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब ये एग्जाम दे चुकते हैं तो आप सभी को पता है कि आपको जो रिफंड होता है वो मिल जाता है। तो बैंक डिटेल्स आप दे देंगे। ये बैंक डिटेल इसलिए नहीं है कि आप पहले भर दिए हैं तो इसी पे सैलरी आना शुरू हो जाएगी, नहीं नहीं, इसलिए नहीं है। इसलिए है कि आपको थोड़ा सा गरीब समझ के, या फिर यूं कहें आपको पैसा वापस कर देगी कि लो भैया पेपर दे दियो, अपना पैसा भी ले लो। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि आपको डिटेल्स जो सबमिट करनी है, डिटेल्स में ये वाली डिटेल जो है ना, कि आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट, या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, या फिर जिसे आप कहते हैं एससी और एसटी का सर्टिफिकेट। फर्स्ट इज, ये सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। पहली बात क्या है, सर्टिफिकेट कहां से बनवाएंगे, जहां से बनवाएंगे उसको बताना कि उत्तर प्रदेश सरकार का न बनवा दे देना, कहां से, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, क्या लिखा गया है कि अगर ओबीसी को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट देना है तो उस कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उसका जो सर्टिफिकेट है 2 मार्च 2025 के बाद बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसी दिन तुम्हारी डेट खत्म हो रही है, समझ लो। मतलब ये है ना कि 2 मार्च 2025 के बाद, मैंने पहले बोल दिया क्या, 2 मार्च 2025 के बाद बना होना चाहिए, उससे पहले का हो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब आप पता लगा कि 1 जनवरी 2025 का लगा रहे, नहीं लगेगा, 2 मार्च 2025 के बाद बना होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, अभी वक्त बहुत है, आराम से बनवा लीजिए, बन करके आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस वालों को अपना जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद, उससे पहले वाला चलेगा नहीं। ठीक है, और ये भी, ये जैसे एससी एसटी के लिए, तो उनके लिए क्या है कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका बना हुआ है तो हमेशा के लिए चलता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ध्यान रखिएगा, बेसिक्स नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बातें इसी पेज पर थी, बहुत ध्यान सुन लो। लॉगिन वाली बात, इसके बाद फोटो सिग्नेचर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट की डेट क्या है, यहां इसके बाद का होना चाहिए। अगर आपने अभी अक्टूबर बनवाया था चलेगा, नवंबर बनवाएगा चले था, ठीक है, उससे पहले नहीं चलेगा आपको। कहां पे, मार्च से पहले का नहीं चलेगा, बस इतना ध्यान रख लो। चलो, फिर इसके बाद क्या है, ईडब्ल्यूएस आपने जान लिया, 1 अप्रैल 2025। आगे जरा सा, फिर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अब शुरू होता है। ठीक है, कि भैया सब तो ठीक है, फॉर्म भर दिया है, सब कुछ कर लिया हमने बढ़िया से सिग्नेचर भी कर दिया था, अपनी फोटो भी ठीक ठाक दे दी है, कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़ी है, और एक्सेप्ट भी अच्छी तरह से हो गया है। अब यह है कि आपका एडमिट कार्ड जारी होने में कोई इशू नहीं होने वाला है। तो समस्या क्या है, समस्या यह है कि चलो सब कुछ तो हो गया, अब बताओ ये कि तैयारी कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगा। तो भाई ध्यान से सुनो, ध्यान रखना, इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में यहां से जब आपको गुजरना है तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, आप अभी हालिया पेपर के द्वारा समझ सकते हैं।
एक है करंट अफेयर, दूसरा है जीके जीएस। और इस जीके जीएस को अब जीके जीएस ना कहकर के सिर्फ एक बात बोलिए कि आपको बहुत जरूरी है विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ना, आपको बहुत जरूरी है बेसिक लेवल की साइंस को जान लेना, समझ लेना, पढ़ लेना ठीक ठाक तरीके से। बात समझ में आ रही है क्या? क्या साइंस बहुत जरूरी हो जाती है, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जीके जीएस और साइंस तैयार कैसे करना है, देखो अभी से पढ़ना शुरू कर दो करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के लिए टाइम मत खराब करिए, क्यों? पता लगा 1 साल 2 साल तक का तो पूछता ही हो, इसलिए अपना करंट अफेयर ध्यान रख लो। अब सोचो क्या बोलते हैं, 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, उन 50 में लगभग 18-20 तो यही पूछ लेगा, 17 पूछ लेगा, तो 30 32 33 सवालों के लिए तो हम पढ़ेंगे साइंस 30 के लिए, 2-3 के लिए परेशान मत होइए, पूरा का पूरा करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा ही पेपर बनेगा। फिर बात रही कि आपकी जो रीजनिंग मैथ है उनको भी ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। रीजनिंग मैथ भाई वही तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस पूरी की पूरी तैयारी को हम कैसे करें, ठीक है। मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है उन पर फोकस करिए कि कौन कौन सी चीजें जो आपको ज्यादा पढ़नी है। इसे इसमें एडवांस मैथ आपको पूछता है, तो मैथ में क्या करेंगे आप, एडवांस मैथ की तरफ फोकस करेंगे, है ना, जरूरी है, क्योंकि एडवांस मैथ जो होती है जिसमें आपका क्या बोलते हैं 3D और 2D आता है, ज्योमेट्री आता है ना, तो ये बात बहुत जरूरी है कि सिलेबस में क्या अंतर आता है, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका, फिर इसके बाद आप कहेंगे बाकी के लिए बचा रीजनिंग। अब दूसरी बात क्या है कि हमने क्या करा है आपके लिए, हम कैसे चाहते हैं कि आपका भला हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ध्यान रखिएगा, आपके रेलवेज की जो क्लासेस हैं एकदम पर्टिकुलर तरीके से चल रही हैं। जैसे आरआरबी जो एनटीपीसी के लिए 3058 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, उसके लिए आपका अर्पण 2.0 है। इसमें आपको लाइव वीओडी सारी की सारी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास चलती हुई क्लास को करने का मौका नहीं मिलता है, तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, उसको 1.5 2x जिस पर देखना चाहें देख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो 999 से घटा करके एकदम आप सबके लिए 499 कर दी गई है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको आप ले सकते हैं। दूसरा ये है हमारा सबसे मुख्य बैच, जिसको हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए ही बनाया है, यानी कि यही वो बैच है जिसको आप कंप्लीट करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हम सफर बैच, इसकी फीस आपकी क्या बोलते हैं 799 है। अब आपको लगा होगा थोड़ा सा क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं। एक 20 मॉक हैं, ठीक है, लगभग 400 घंटे के 450 घंटे के आसपास का जो है सिलेबस है, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। ये भी लाइव है, रिकॉर्डेड है, दोनों फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा करंट और साइंस आपको आराम से मिलता रहेगा, तो आप आराम से पूरी की पूरी तैयारी कर पाएंगे। और ये है हमारा आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 का आया था, ग्रेजुएट लेवल का, जो 12th लेवल का था, उसके लिए था समर्पण बैच 2.0, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इसमें अपना खुद को एनरोल कर रखा है और वो तैयारी ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम मिलेंगे इन तैयारी के सेशन में, और आपको भी अगर चाहिए कि इस वर्ष एक वैकेंसी में अपना नाम भी कहीं दिखाई दे, तो जुड़िए एसएसजी गुरुकुल के साथ, और हम मिलेंगे अपनी क्लासेस में आगे की तरफ। लेकिन उससे पहले कुछ बात बता दूं आपको, हमने अभी फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर रखी है। ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन क्लास शुरू करा है, और उस फाउंडेशन में ये बिल्कुल मत भूलिएगा फाउंडेशन क्लासेस को कंप्लीट करना है, जिसमें अभी दोपहर में 3:30 पर और शाम को 7 बजे हमने यहां पर किसकी शुरुआत की है, तो आप कहेंगे इस जगह पे हम चला रहे हैं क्या, पॉलिटी को कंप्लीट किया जा रहा है, और इधर जो है हिस्ट्री को। तो आप बिल्कुल बिना टाइम खराब किए अपना इन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आना कहां है आपको, इसके लिए जो है आप जाएंगे, लिखेंगे यूपी एग्जाम्स बाई एसएसजी गुरुकुल, यूपी एग्जाम्स बाई एसएसजी गुरुकुल। इसमें जाकर के आप क्लासेस को देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे हम इन क्लासेस में, और आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।